हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए आज हम फिर से एक नई टॉपिक सीखेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर यानी जैव प्रौद्योगिकी यूनिट के पहले चैप्टर में। तो उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बर्थडे पे आप सभी लोगों ने विश किया और बहुत सारे लोगों ने गॉड से मतलब प्रे भी किया, तो थैंक्स अ लॉट। ठीक है बच्चों, और हम मतलब इतनी खुशी है कि मतलब बयां नहीं कर सकते हैं आपके लिए। और यही आपका प्यार हमें बार बार खींच कर लाता है यहाँ पर कि नहीं यार, मेरी एक और भी फैमिली है जो हमारे कैमरे के उस पार बैठी है ना। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही इस एकदम सिंपल है, आसान है, बुक में काफी बड़ा लिखा है लेकिन इतना याद करने की इस हेडिंग की जरूरत नहीं है। और जो याद करने वाली बात है वो हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि जो आज की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास में मैक्सिमम चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज कुछ नया नहीं होने वाला है, लेकिन एक हेडिंग जो कि आपके बोर्ड पर है, कौन सी? आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए है। सबको पता है मैक्सिमम जीवों में, केवल वायरस को छोड़ दो, बाकी सभी जीवों में जो सबका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है? डीएनए होता है। और इसको हमें सेल से कैसे अलग करना है, उसी विधि को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले एक और हेडिंग है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, और उस प्रक्रम में हम एक एक हेडिंग पढ़ेंगे। मतलब ये हेडिंग दिया क्यों? आखिर में अगर हम बोले तो हम प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये हेडिंग देने का मतलब क्या है? मतलब बच्चों सिंपल सा यही है कि अभी तक हम एक दो लाइन में जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ये हेडिंग उसमें मतलब उसको बड़ा करके पढ़ने के लिए बोला है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी एनसीईआरटी लाइए, क्योंकि आज थोड़ा एनसीईआरटी की काम है। ठीक है, और ऐसे जरूरी तो रोज ही होता है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट काम है। तो मेरे पास भी एनसीईआरटी, आप सभी लोग ओपन कर लीजिए, और मैं भी अपने आप में एनसीईआरटी ले लेता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। आप ये हेडिंग देखेंगे यहाँ पर, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, यहाँ नीचे होगी आप में, और अगर आप में ऊपर है तो देख लीजिए कहीं पर भी। तो चलिए, तो इसमें क्या है कि जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी है उसमें विशिष्ट प्रकार के प्रक्रम शामिल हैं। जैसे में बताएंगे क्या होता है, बताइए। स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चों, बताइए। हमें सेल को हमें पहले ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना होता है, फिर डीएनए को सेलेक्ट करना होता है, और फिर जो हमें वांछित जीन चाहिए उसको हमें वहां से सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर कट लगाना पड़ता है, कट लगा के उसको जोड़ना पड़ता है, फिर से सेल के अंदर इंटर कराना पड़ता है। तो वही प्रक्रम है, वो उसी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। मतलब कैसे होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार होता है। तो चलिए आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जैसे में लिखा है कि डीएनए का विलगन, सबसे पहले क्या होगा, सेल से हम डीएनए को अलग करेंगे। ठीक, सही है, सबको समझ में आता है। दूसरा है डीएनए का खंडन। अब भाई डीएनए को काटेंगे, किस एंजाइम से काटेंगे? बताइए किस एंजाइम से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से उसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। ठीक है, उसको काटेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप बता देंगे हमें, आप हमें बताएंगे कि जो हिंड सेकेंड है वो किस बैक्टीरिया से लिया गया था, और इकोलाई से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम, पूरा नाम बता दीजिएगा, मतलब एक एंजाइम का नाम बता देंगे आप लोग हमको। और उसके बाद एक क्वेश्चन, और हाँ, जैव प्रौद्योगिकी में दो वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल था, वो दो वैज्ञानिक कौन से थे? ठीक है, स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें दे दीजिएगा आप लोग। कहां? कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए अब बात करते हैं, डीएनए का खंडन हो गया। अगर डीएनए को काट लिए हैं हम, तो डीएनए को संवाहक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वही कॉमा करके दिया है, एनसीईआरटी देखेंगे। डीएनए खंड का संवाहक से क्या करना है, हमें बंधन मतलब जोड़ना है। उसके बाद कॉमा दिया होगा, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। ठीक है, अब उसको हम क्या करना है, परपोषी में स्थानांतरण, मतलब किसी, जैसे हमने हमारे जीन को हमने काटा और प्लाज्मिड में ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमें कहां एंटर करना है, बैक्टीरिया के सेल में एंटर करना है। तो परपोषी कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है बच्चों, कॉमा करके आगे लिखा होगा, परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। मतलब
ये कह रहा है कि अब के बाद, जो आज की क्लास के बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए को अलग कैसे करते हैं, डीएनए को काटते कैसे हैं, और डीएनए को जोड़ के संवाहक के अंदर प्रवेश कैसे कराते हैं। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम मैक्सिमम चीजें प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी इसको कहां आगे दिया, आई डोंट नो कहां आगे दिया, लेकिन दिया है तो पढ़ लेते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, सेल से डीएनए को निकालते हैं, फिर उसको काटते हैं, काट के हमें किसी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद बच्चों फिर क्या होता है, जैसे ही हम उसको जोड़ देते हैं उसके साथ, तो जोड़ने के बाद हमें परपोसी के बॉडी में एंट्री कराना पड़ता है, तो हम उसको एंट्री भी करा लेते हैं, है ना, एंट्री भी करा देते हैं। और फिर उसके बाद जिस लिए एंट्री कराते हैं वो उत्पाद हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना, इसलिए तो कराते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया। अब सबसे पहले बात आती है आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण। अब इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोगों को कि मैक्सिमम जीवों का जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, वो कौन है, डीएनए है। मैक्सिमम जीवों, क्या सभी जीवों का मान लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वायरस ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं आता। क्या अभी आपको पता था कि नहीं पता था, जो वायरस है वो जीव नहीं है, ठीक है, वो जब बाहर रहता है, बल्कि वो जीव का एक अपवाद है। जब तक वो बॉडी के बाहर रहता है तब तक निर्जीव रहता है, जैसे ही बॉडी के अंदर एंट्री लेता है वो सजीव हो जाता है, मतलब दोनों व्यवहार व्यक्त करता है। इसलिए बच्चों यहां पर अब इस बात से हम समझेंगे कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है वो केवल वायरस का होता है और वायरस ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो वायरस को और किस कड़स के नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज तो हो गए बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं। तो बच्चों हमारे पास हम 3 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन कौन से, हम हो सकता है किसके अंदर से आनुवंशिक डीएनए को अलग करना चाहते हैं, जीवाणु के अंदर से, और हो सकता है हम पौधों के अंदर से, ठीक है, पादप लिख देते हैं, है ना। प्लांट के बॉडी से हम डीएनए को अलग करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है हम कवक के बॉडी से डीएनए अलग करना चाहते हैं, या हो सकता है हम किसी यूकैरियोटिक कोशिका यानी जंतु कोशिका मान लेते हैं, सभी दो, इसमें तो तीनों यूकैरियोटिक हैं, जंतु कोशिका से हम क्या करने वाले हैं, डीएनए को अलग करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। अब जैसे जीवाणु कोशिका, आप सबको पता है कि इसके पास भी कोशिका भित्ति, मतलब इसके पास भी कोशिका भित्ति है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। इस केवल जंतु कोशिका के पास नहीं है, बाकी इन तीनों के पास है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति, ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किस एंजाइम द्वारा इसको डाइजेस्ट किया जाता है, लाइसोजाइम, ठीक, लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा जीवाणु की कोशिका भित्ति को पचा लिया जाएगा। भाई ये जीवाणु सेल हो गई, मान लेते हैं कोई प्लांट सेल हो गई, ठीक है, ये कोई प्लांट सेल है, और उसके बाद ये कोई कवक है, ठीक, ये कोई कवक है, ठीक, और जंतु सेल यहां पर बना देते हैं। तो ये सभी सेल हैं, और इस सेल से हमें क्या निकालना है, डीएनए निकालना है। और इस सेल के अंदर आपको पता है प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, लाइपेज भी है, लिपिड भी है, डीएनए भी हमारा है, ठीक है, और इसके पास सेल वॉल भी कुछ के पास है। तो जैसे जीवाणु के पास जो कोशिका भित्ति होती है वो किस एंजाइम द्वारा उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, उसकी कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम द्वारा क्या कर दिया जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है ना, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम का यूज करेंगे। और कवक को डाइजेस्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, काइटिन की बनी होती है तो काइटिनेज यूज करेंगे, ठीक है, काइटिनेज यूज करेंगे। ये तो हो गई कोशिका भित्ति को डाइजेस्ट करने वाली बात। अब इन सभी के पास कोशिका झिल्ली भी है, और जंतु कोशिका के पास भी कोशिका झिल्ली है ना। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली तो होता है, सबको पता है, सिंपल सा है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो कोशिका झिल्ली को मैक्सिमम किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बताइए, लिपिड की बनी होती है, तो लाइपेज का यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं, लाइपेज का यूज करते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे, प्रोटीएज। और
आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज या राइबोजाइम का यूज कर सकते हैं, या न्यूक्लियस एंजाइम का यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियस करेंगे तो डीएनए भी डाइजेस्ट हो सकता है, और डिपेंड करता है कौन सा है। आरएनएज बेटर होगा कि हम आरएनएज यहां पर लिखें, और आपकी बुक में आई थिंक देख लेते हैं बुक में आपके क्या लिखा है आरएनए को डाइजेस्ट करने के। राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस का यूज कर सकते हैं। आरएनए के लिए किसका यूज कर सकते हैं? आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। और प्रोटीन के लिए आपको प्रोटीएज हो गया, लिपिड के लिए लाइपेज हो गया। यानी हमें केवल चाहिए क्या? सेल से हमें केवल डीएनए चाहिए, बाकी सारी चीजों को हमें क्या कर देना है? डाइजेस्ट कर देना है। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता देते हैं। हमारे आंसू में भी क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। हमारे लार में भी लाइसोजाइम होता है। हमारे नोज में भी लाइसोजाइम होता है। तो आज आपको पता हो जाना चाहिए कि जब मतलब बैक्टीरिया हमारे आइस के थ्रू हमारे आंखों के अंदर मैक्सिमम केस में नहीं जाती है, कुछ अपवाद हैं, बाकी नहीं जाती हैं, उसका रीजन है कि वो मर जाती हैं, क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है? कोशिका भित्ति को ब्रेक कर देता है। किसके? जीवाणु के कोशिका। नोज से भी नहीं जा सकती, क्योंकि नोज में भी क्या है? लाइसोजाइम है। माउथ में भी है। तो हर जगह लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जब कोशिका भित्ति ही नहीं रहेगी तो जीवाणु मर जाएगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों? चलिए, तो हमें क्या करना है कि एक सेल से, चाहे हम जीवाणु की कोशिका लिए हो, भाई इन सब किसी में से हम डीएनए निकाल सकते हैं ना, चाहे प्लांट से निकाल सकते हैं, कवक से निकाल लेंगे, जंतु कोशिका, जिसमें से हमें जरूरत होगी उसमें से हमें डीएनए निकालना है। ठीक है, तो डीएनए निकालने, अगर हम सभी को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हमें अगर जिस भी सेल से निकालना है, अगर जिनके पास कोशिका भित्ति, मतलब इन तीनों के पास क्या है? कोशिका भित्ति है, तो इन कोशिका भित्ति को पहले हम बाहर से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए जीवाणु के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? जीवाणु की कोशिका भित्ति के लिए लाइसोजाइम, पादप की कोशिका भित्ति के लिए सेलुलोज, और उसके बाद कवक की कोशिका भित्ति के लिए काइटिनेज का यूज करेंगे। जंतु के पास कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है ना? तो उसके अलावा सेल के अंदर आरएनए भी है, लिपिड भी है, प्रोटीएज भी है। तो लिपिड के लिए लाइपेज, और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, और आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का या आरएनएज का हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन? बचेगा केवल और केवल डीएनए। अब डीएनए बचेगा तो एक फिगर होगा आपके एनसीईआरटी में। चलिए यहां पर एक फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इस एक बर्तन में हम क्या करेंगे बताइए? हम इसमें लेंगे चिल्ड अल्कोहल, ठीक है, या चिल्ड एथेनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लेंगे? चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। इसमें हम चिल्ड एथेनॉल ले लेंगे, चिल्ड शराब जिसको बोलते हैं, वो भी ठंडी शराब। एक गाना याद आ रहा है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आई एम सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। ठीक है, अब चिल्ड एथेनॉल की बात करें तो चिल्ड एथेनॉल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने सब कुछ क्या कर दिया है? डाइजेस्ट कर दिया है। हमें उससे क्या चाहिए? डीएनए। केवल डीएनए को छोड़ा, बाकी सब कुछ क्या कर दिया हमने? डाइजेस्ट कर दिया है। अब वहां से हम क्या करेंगे? जो भी, जैसे जीवाणु लिए हैं तो जीवाणु इसके अंदर डाल देंगे। अगर प्लांट लिए होंगे तो प्लांट की सेल, पूरा पौधा नहीं डालेंगे, प्लांट की सेल डाल देंगे। और कवक लिए हैं तो कवक की सेल डाल देंगे, या फिर जंतु कोशिका लिए हैं तो जंतु कोशिका की सेल डाल देंगे। अगर ऐसा करेंगे बच्चों, तो जो हमारा डीएनए है वो क्या हो जाएगा? वो पेंदी में आकर बैठ जाएगा। ठीक है, यहां पर आकर बैठ जाएगा। ये हमारा डीएनए आकर पेंदी में बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि हम क्या लिए हैं? चिल्ड एथेनॉल या चिल्ड अल्कोहल लिए हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक रॉड डालेंगे, यहां से एक डालेंगे क्या? रॉड डाल के ऐसे डीएनए को क्या करेंगे? ऐसे जहां पर डीएनए है हमारा, उसको क्या करेंगे? ऐसे ऐसे घुमा लेंगे, और घुमाएंगे बच्चों तो ये जो डीएनए है एक रॉड में, जैसे ये रॉड है, इसको हम नीचे डालेंगे तो ये पूरी तरीके से एक ठोस नहीं, मतलब है ना तो ज्यादा लिक्विड ना तो, यहां सही बोल रहे हैं, ठोस जेली की तरह हो जाता है। और उसको हम क्या करेंगे? ऐसे रॉड डाल के ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे रॉड डाल के ऐसे घुमा लेंगे। जैसे ही इसको घुमाएंगे तो डीएनए इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? लिपट जाएगा। और इस क्रिया विधि को बच्चों बोला जाता है स्पूलिंग, है ना? स्पूलिंग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट एग्जाम का ये क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक है, नीट एग्जाम का ये क्वेश्चन, स्पूलिंग विधि से हम क्या करते हैं? डीएनए को हम किससे? सेल से बाहर निकालते हैं। और चलिए एक बता दीजिएगा, आप बताएंगे छालन विधि,
आंसर ही बता देंगे हम, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से हम क्षालन विधि से निकालते हैं, है ना, सबको पता होगा। स्पूलिंग क्या करते हैं हम, चिल्ड अल्कोहल से ऐसे रॉड होता है, उस रॉड से ऐसे घुमा के डीएनए को बाहर निकाल देते हैं। समझ में बात आ गई? यानी अब सेल से हमने डीएनए को अलग कर लिया। तो बच्चों ये रहा आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए के पृथक्करण करने की विधि। मतलब जिस भी सेल को लेना है, चाहे जिस भी सेल से हमें डीएनए निकालना है, उस सेल की अगर उसके पास कोशिका भित्ति है तो पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर के जो भी प्रोटीन है, आरएनए है, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। अब जो भी हमें सेल है जिस भी, उसको हम चिल्ड अल्कोहल में डालेंगे और एक रॉड लेके क्या कर लेंगे, उसको ऐसे घुमा लेंगे तो डीएनए इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, और लिपट जाएगा बच्चों तो फिर क्या होगा, हमारा डीएनए अलग हो गया। और हम यही तो कर रहे हैं, है ना। तो ये हेडिंग समाप्त हो गई बच्चों। अब अगली हेडिंग की बात आते हैं, और हम एनसीईआरटी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत पिछली क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हेडिंग है डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटना। अच्छा बताइए, विशिष्ट स्थल पर काटने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। और आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं एक ह्यूमन का सेल है, ठीक है, ह्यूमन का सेल है और एक प्लांट का सेल है। हम ह्यूमन के सेल का डीएनए प्लांट के सेल में, ह्यूमन के सेल की डीएनए का एक जीन या कोई एक डीएनए का कोई खंड जो हमें चाहिए प्लांट में हो जाए वो, या किसी अदर एनिमल्स में वो एंट्री हो जाए, ठीक है। जैसे हम गाय के अंदर जैसे ह्यूमन का जो मिल्क है, ह्यूमन का मिल्क बनाने वाला जो जीन है, उस जीन को गाय के अंदर साइंटिस्टों ने ट्रांसफर किया है। रोजी गाय है नाम का, ठीक है। रोजी गाय में क्या किया गया है, साइंटिस्टों ने क्या किया है, ह्यूमन के बॉडी में जो मिल्क बनाने वाला डीएनए है, उस डीएनए को गाय के अंदर ट्रांसफर किया गया है ताकि गाय ह्यूमन के जैसा जो मिल्क है वो प्रोड्यूस कर सके, यानी ह्यूमन प्रोटीनियस मिल्क को प्रोड्यूस कर सके। तब जो ह्यूमन का सेल है, उस सेल से हमें क्या करना है, जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाला डीएनए खंड है उसको काट के गाय के सेल के अंदर ऐड करना है। हमें इसको काटने, अब ध्यान से समझिएगा, जो हम ह्यूमन का सेल लिए हैं, चलिए यहां पर बताते हैं। अब मान लेते हैं हमने एक ह्यूमन का डीएनए लिया, ये ह्यूमन का डीएनए है और ये गाय के अंदर का डीएनए है, मतलब गाय के सेल का डीएनए है। अब इस खंड को हमें इस गाय के डीएनए खंड में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको काटना पड़ेगा। और हमने कई बार बोला है कि जिस भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे जो भी संवाहक डीएनए को काटेगा, उसी जगह से, और वही एंजाइम हमारे दूसरे, मतलब जिसके अंदर हमें डीएनए प्रवेश करना है, उसके भी डीएनए को वही काटेगा। मतलब एंजाइम एक होगा, जो एंजाइम है वो एक होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक होगा, और यही एक एंजाइम इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। समझ गए? यानी एंजाइम एक ही यूज करना है, ताकि क्या, क्यों ऐसा कर सकते हैं बताइए, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि पैलिंड्रोमिक क्या बन सके, सीक्वेंस बन सके, स्टिकी इंड बन सके, क्योंकि एक ही एंजाइम काटेगा तो एक ही टाइप का स्टिकी इंड बनेगा, तभी तो ले जाके हम डीएनए खंड को जोड़ पाएंगे। अगर दो अलग अलग एंजाइम यूज कर लिए तो वो काट ही नहीं पाएगा। अगर काट भी दिया तो हम अपने वांछित जीन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरक डीएनए नहीं होगा, स्टिकी इंड नहीं होगा। और जिसको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, वो स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से ही क्या करे, वो अब वीडियो देख ले, उसके बाद उसको समझ में आ ही जाएगा। समझे? ठीक है, चलिए आपको ये बात समझ में आ गई है बच्चों। तो ये जो हेडिंग है बच्चों, ये यही कह रहा है कि डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटना। भाई विशिष्ट स्थल से काटने के लिए किस एंजाइम का यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। और जब हम उसको काट लेंगे तो काटने के बाद अलग किस विधि द्वारा करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, है ना। डीएनए क्योंकि क्या है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एगारोस जेल जो यूज करते हैं उसमें उसके बाद उस मशीन में एक साइड क्या होता है, एनोड होता है, प्लस चार्ज होता है, और एगारोस जेल क्या होता है, जाल के समान होता है ना। बताएं हैं कि नहीं बताएं? डीएनए इसी जाल जैसी संरचना से क्या होता है, पास आउट होता है और एनोड की तरफ जाता है। जो छोटे खंड होते हैं वो दूर चले जाते हैं, जो बड़े खंड होते हैं थोड़े से नजदीक पर होते हैं, कुएं के नजदीक पर होते हैं, और जो हमारा वांछित जीन होता है वहां से पहचान कर उसको क्या कर लिया जाता है, कट करके अलग कर लिया जाता है। समझ गए? चलिए कट करके अलग कर लिया जाए, लेकिन उस प्लेस को, मतलब जो एगारोस जेल है, जब डीएनए को इलेक्ट्रोड में, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करा के डीएनए को अलग कर लिया जाता है, तो कौन से
मतलब उसको डीएनए को कलर करने के लिए किसका यूज करते हैं? ये भी एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप हमें जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं कि 4-5 क्वेश्चन दे दिए सर नहीं हमसे नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, यूं करने लगे, नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ करना नहीं है और आप सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि क्या दें, आ तो रहा है ना, क्या आप झूठे रोज रोज पूछते रहते हैं, पता नहीं क्या, कुछ नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, है ना। अगर बहाने बनाए ना तो हम आपका कान उखाड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इंपॉर्टेंट हेडिंग है आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ये डीएनए को अलग करने की विधि। सिंपल है, क्या करना है, किसी भी सेल को लेना है, अगर कोशिका भित्ति है तो उसके द्वारा हम क्या कर देंगे, जिसकी जैसे जीवाणु है तो इसका लाइसोजाइम पादप है तो सेलुलोज कवक है तो काइटिनेज का यूज करके डाइजेस्ट करेंगे, बाकी प्रोटीन और आरएनए को भी डाइजेस्ट कर लेंगे। उसके बाद डीएनए को चिल्ड अल्कोहल में डाल के स्पूलिंग करा लेंगे, मिल जाएगा हमारा डीएनए। ठीक है, यही आज की क्लास थी। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे फिर से अगली क्लास में और आई थिंक आपको मजा आया होगा, क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा सर समझ में आई, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।